ही का नाम ये कमोदवार है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन से मुद्दे हमारे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, क्या गेहूं पर लग पाएगी स्टॉक लिमिट? मसालों की कीमतों में क्यों लगी आग? कैसे लगेगी लोन रिकवरी एजेंट्स की मनमानी पर रोक? फिर गरमाया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। फेड की बैठक के बाद क्या टूटेंगे सोने के भाव? और क्या अमेरिका में बनेगा क्रिप्टो पर कानून? क्योंकि फ्रेमवर्क आया है, क्या उस फ्रेमवर्क में है, ये अंशुमान जी से समझेंगे। क्रिप्टो को लेकर एक उम्मीद जरूर जगी है अमेरिका से। फिलहाल पहली खबर, गेहूं की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए सरकार इस पर स्टॉक लिमिट लगाने की तैयारी कर रही है, इस पर विचार कर रही है। सोमवार को केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने इसके संकेत दिए। स्टॉक लिमिट आपको बता दें क्या होती है। स्टॉक लिमिट सरकार ये तय कर देती है कि किसी दुकानदार के पास, किसी व्यापारी के पास इससे ज़्यादा गेहूं नहीं मिलना चाहिए, इसको लिमिट बोलते हैं। इतना स्टॉक इससे ज़्यादा नहीं होगा तो वो स्टॉक लिमिट है। केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक लगातार घट रहा है और सरकार के पास खुले बाजार में गेहूं बेचने के लिए स्टॉक नहीं है। यही वजह है कि सरकार अब व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लगाने का विचार कर रही है। 1 सितंबर तक केंद्रीय पूल में 248 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया, जो 14 वर्षों में सितंबर की शुरुआत का सबसे कम स्टॉक है। केंद्रीय पूल में सिर्फ गेहूं ही नहीं, चावल का स्टॉक भी घटा है, जिस वजह से सितंबर के बाद फ्री राशन स्कीम के बने रहने की संभावना घट गई है। सर, पहला सवाल, क्या गेहूं पर लग पाएगी स्टॉक लिमिट? हाँ शुभम, गेहूं पे स्टॉक लिमिट की चर्चा शुरू हुई है और ये बहुत जटिल मुद्दा है उस सरकार के लिए, क्योंकि गेहूं आमतौर पर उन फसलों में नहीं है जिन्हें आप सामान्य रूप से स्टॉक लिमिट के दायरे में ले आए, जैसे दाल या खाद्य तेल। क्योंकि गेहूं का भंडारण देश के हर व्यक्ति के पास, अधिकांश लोगों के पास होता है जो खेती में उत्पादन कर रहे हैं, बाजार में रखे हुए हैं या सेल कर रहे हैं। तो इसकी स्टॉक लिमिट लगाने का संकेत सरकार ने ज़रूर दिया है, शायद बाजार में जमाखोरी रोकने के लिए, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप से लागू कर पाना मुश्किल होगा, इसे लगाने की अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो। पर इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है, उसकी दो बड़ी वजह हैं। क्योंकि फ्री मार्केट में, ओपन मार्केट में सरकार हमेशा इंटरवीन करती है। सरकार दो तरह से गेहूं के स्टॉक्स का इस्तेमाल करती है। एक, गेहूं के स्टॉक का इस्तेमाल करती है अनाज वितरण में, सस्ते राशन को बांटने में, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा ये कि बाजार में दो फसलों के बीच में जब भी गैप होता है गेहूं की शॉर्टेज का, रबी की एक फसल से दूसरी फसल के बीच में गैप होता है, तो जो थोक के में गेहूं का इस्तेमाल करने वाले उद्योग हैं, जैसे कि खाद्य उत्पाद बनाने वाले, ब्रेड बनाने वाले, इन्हें केंद्र सरकार अपने केंद्रीय पूल से अनाज बेचती है, जारी करती है, ताकि बाजार में गेहूं की कीमतें नियंत्रण में रहें। इस बार दिक्कत यह है कि बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ी हुई हैं। केंद्र सरकार के सेंट्रल पूल से बाजार में बेचा जाने वाला गेहूं बंद हो चुका है, क्योंकि इस साल गेहूं नहीं है, और इसलिए इस बात का खतरा या रिस्क है कि गेहूं की जमाखोरी हो रही है या गेहूं के स्टॉक्स कहीं बनाए जा रहे हैं। ये संकेत सरकार की तरफ से दिया गया। और जो आंकड़ा शुभम ने आपको बताया कि 248 लाख टन के आसपास का गेहूं है, जो कि 2008 के बाद न्यूनतम स्तर है। तो अगर सरकार इसका संकेत भी देती है कि वो जमाखोरी रोकने की कोशिश कर रही है, तो इसमें एक पूरी ब्यूरोक्रेसी सक्रिय होगी, लेकिन इसका असर हमें फिर कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देगा। तो सरकार का ये संकेत बाजार में गेहूं की कमी बढ़ते जाने की तरफ भी इशारा करता है। सर, दूसरा सवाल मेरा फ्री राशन स्कीम को लेकर है, क्योंकि अगर स्टॉक कम है, अगर स्टॉक नहीं है, तो आपको लगता है कि सितंबर के बाद इस योजना को जारी रखना बड़ी चुनौती होगी? अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक रूप से शुभम सूचना नहीं है। मैं कल से भी इसे जानने की कोशिश कर रहा था सरकार में अलग अलग लोगों से कि क्या ये जो मुफ्त अनाज की 5 किलो मुफ्त अनाज देने की योजना है जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। 10 दिन बचे हैं अगर आप समय सीमा के आधार पर देखें। सूत्रों का ऐसा कहना है, जो लोग जानकार लोग, उनका कहना है कि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा कि इस स्कीम को जारी रखना है कि नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से, चुनावी रूप से काफ़ी संवेदनशील मुद्दा रहा है और इसका काफ़ी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हाँ, हम इसे अगर आर्थिक नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो
भारत के अनाज भंडार की जो मौजूदा स्थिति है 498 लाख टन है और करीब करीब 480 लाख टन के आसपास अनाज की ज़रूरत साल में होगी पूरे साल, अगले साल इसे जारी रखने के लिए। अब यहाँ बड़ी दुविधा सरकार के पास ये है कि तात्कालिक तौर पर इसकी बढ़ोतरी कर दी जाए, पर यह कभी ना कभी तो बंद करनी पड़ेगी, किसी न किसी स्तर पर तो रोकनी पड़ेगी। नीति आयोग भी इसकी सिफारिश कर रहा है, वित्त मंत्रालय भी इसकी सिफारिश कर रहा है कि मुफ्त अनाज की योजना कोविड के दौरान जब अनाज की कमी थी और काम नहीं था उस समय लाई गई थी। किसी न किसी क्षण में जाकर, किसी न किसी समय पर जाकर सरकार को इसे रोकना या बंद करना पड़ेगा ही। अब वो कब, कौन सा समय आएगा, ये फैसला काफ़ी हद तक राजनीतिक है। अगर चुनाव को देखकर लिया जाने वाला फैसला है तो भारत में तो चुनाव निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक चुनाव को देखकर अगर मान लीजिए अभी गुजरात हिमाचल के चुनाव को देखकर सरकार रुकती है तो इसके बाद अगले साल फिर दूसरे चुनाव सर पर खड़े होंगे जहाँ ये मुफ्त अनाज की स्कीम का फिर दबाव बनेगा। लेकिन अगर खरीफ के उत्पादन और रबी के उत्पादन की रोशनी में देखा जाए, सेंट्रल पूल में गेहूं की खरीद 56% गिरी है। खरीफ की फसल सामने आने वाली है, उत्पादन का आंकड़ा हमारे सामने अभी नहीं आया है, कितनी फसल आएगी और कितनी सरकार खरीद कर पाएगी इस बार, इस पर निर्भर होगा। तो अनाज की आपूर्ति की दृष्टि से सब्सिडी भले ही केंद्र सरकार के पास देने के लिए हो, पर अनाज की उपलब्धता की दृष्टि से इस मुफ्त अनाज की स्कीम को चलाए रख पाना, इसे सस्टेन कर पाना आने वाले महीनों में उत्तरोत्तर सरकार के लिए मुश्किल होता जाएगा। इस बात के संकेत हमें मिल रहे हैं। चलिए अब देखिए आप मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट है मसालों पर। मसालों के दाम बीते एक साल में तेजी से बढ़े हैं। धनिया हो, सौंफ हो, काली मिर्च हो, आखिर क्यों बढ़ रही हैं मसालों की कीमतें, बताएगी आपको मनोज शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। कानपुर की नेहा शुक्ला ने राशन का बढ़ा हुआ बिल देखा तो हैरान रह गईं। आटे, दाल और तेल का भाव तो ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद बिल 500 रुपए बढ़कर आया। बिल को जब गौर से देखा तो पता चला कि महंगाई के असली विलेन तो मसाले हैं। एक साल पहले के बिल से तुलना की तो सारा गणित समझ में आ गया। सभी मसालों के दाम बढ़ चुके हैं। साल भर पहले 100 ग्राम जीरा खरीदने के लिए जितने पैसे लगते थे, इस बार 75-80% ज्यादा कीमत देनी पड़ी है। सौंफ का भाव 55% से ज्यादा बढ़ चुका है और धनिये के लिए भी 45% से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। लाल मिर्च और काली मिर्च का भी ऐसा ही हाल है। मसालों की इस महंगाई की वजह से सिर्फ किचन का बजट ही नहीं बढ़ा, बल्कि सरकार की परेशानी भी यही बढ़ा रहे हैं। रिटेल महंगाई के आंकड़े देख लीजिए। अगस्त में महंगाई को 7% पहुंचाने में सबसे ज्यादा रोल मसालों का ही है और 3 महीने से इनकी महंगाई लगातार बढ़ रही है और दहाई के आंकड़े में बनी बैठी है। इस साल अधिकतर मसालों की उपज पिछले 2 साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान है, जिस वजह से सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। इसी आशंका की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इस साल लाल मिर्च उत्पादन में करीब 2 लाख टन और धनिया उत्पादन में करीब 90,000 टन की कमी का अनुमान है। जीरा और काली मिर्च का उत्पादन भी इस साल घटा है। मसाले सरकार की उस जरूरी वस्तुओं वाली लिस्ट में भी नहीं आते जिसमें गेहूं और तेल शामिल हैं, यानी वे वस्तुएं जिनकी कीमत थोड़ी भी बढ़े तो सरकार तुरंत हरकत में आ जाती है। आटा कहीं ज्यादा महंगा ना हो जाए इसलिए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। साथ में खाने के तेल का आयात बढ़ाने के लिए कई तरह के शुल्क खत्म कर दिए हैं। लेकिन मसाले क्योंकि उस लिस्ट में नहीं आते, ऐसे में इनकी कीमत को घटाने के लिए सरकार की तरफ से जल्द कोई कदम उठाए जाने की उम्मीद कम ही है। यानी किचन में मसालों की महंगाई से तभी राहत मिलेगी जब सप्लाई बढ़े या मांग घटे, और निकट भविष्य में दोनों ही परिस्थितियां नजर नहीं आ रही। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। छोटी अवधि के लिए कर्ज की दरों में हो रही बढ़ोतरी से भारतीय रिजर्व बैंक के सामने लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर नई चुनौती पैदा हो गई है। लगातार कर्ज महंगा होने के बावजूद कर्ज की मांग बढ़ती जा रही है, साथ में अर्थव्यवस्था में सरप्लस लिक्विडिटी भी घटती जा रही है। ऊपर से ओवरनाइट लेंडिंग रेट लगातार बढ़ रहे हैं। पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए अगले हफ्ते रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होनी है और संभावना है कि कर्ज की बढ़ती मांग और घटती लिक्विडिटी का असर आरबीआई के फैसलों पर पड़ सकता है। सर, सिस्टम में क्यों कम हो रही है लिक्विडिटी? ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है भारतीय बाजार की दृष्टि से, बैंकिंग बाजार और मनी मार्केट की दृष्टि से। हालांकि थोड़ा तकनीकी है लेकिन हमारे लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा रिश्ता हमें रिजर्व बैंक की तरफ से आने वाली मौद्रिक नीति से दिखाई देगा। ओवरनाइट लेंडिंग रेट वो रेट होते हैं जिस पर बैंक एक दूसरे को कर्ज देते हैं उनकी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सोमवार को भारतीय बाजार में छोटी अवधि के लेंडिंग रेट 5.61% पर 5.61% पर पहुँच गए, जो कि इससे पहले थर्सडे
को 5.17 थे और फ्राइडे को 5.20 थे। ये बढ़ोतरी ये बता रही है कि भारतीय बाजार के अंदर जो दैनिक बाजार है उस बाजार में लिक्विडिटी या पूंजी की कमी है जो बैंकों की तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करती है। इसमें यहाँ से भारत की मौद्रिक नीति के लिए या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की समीक्षा के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। रिजर्व बैंक पर अब दोहरा दबाव है। रिजर्व बैंक पर पहला दबाव यह है कि उसे बाजार में ब्याज दरें बढ़ाए रखना है ताकि महंगाई पर नियंत्रण हो सके और जो महंगाई का लक्ष्य कम करने का रखा गया उसे पूरा किया जा सके। दूसरी तरफ बाजार में शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज के कारण जबकि बाजार में तरलता पूरी होने की बात रिजर्व बैंक की तरफ से कही जा रही है। तो शुभम हो क्यों रहा है, इसका समाधान रिजर्व बैंक शायद क्या निकालेगा? ऐसा लग रहा है जब बैंकर से हम बात कर रहे थे, रिजर्व बैंक जो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा बाजार में इंटरवीन कर रहा है और डॉलर्स की आपूर्ति कर रहा है, उसकी वजह से बाजार में तात्कालिक तौर पर रुपए की आपूर्ति की या पूंजी की आपूर्ति की कमी है। तो या तो रिजर्व बैंक को कुछ स्पेशल रेपो विंडोज खोलनी पड़ेंगी इस बार की मौद्रिक नीति में, जिस पर हमारी निगाह रहेगी जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कि वो बाजार में तात्कालिक पूंजी की जरूरतों को पूरा कर सके, या फिर उसे विदेशी मुद्रा बाजार में अपना दखल हस्तक्षेप कम करना होगा, क्योंकि जितनी बार रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर छोड़ता है उतना ही रुपया वो बाजार से वापस खींचता है और इसका असर हमें बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी के तौर पर दिखाई दे रहा है। पर यह बहुत करीबी मामला है जो शायद हमें मौद्रिक पॉलिसी की जब आरबीआई की घोषणा आएगी तब स्पष्ट होगा कि क्या होगा इसमें। दुनिया की बड़ी मुद्राओं के मुकाबले रुपए को मजबूती देने के लिए भारत सरकार कई देशों के साथ सीधे रुपए में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो क्यूबा के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार के लिए बातचीत हो रही है। पिछले महीने ही क्यूबा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर बात की है। इसके अलावा भारत के बड़े तेल सप्लायर सऊदी अरब के साथ रुपए और रियाल में ट्रेड की बातचीत की खबर है। सऊदी अरब से तेल खरीदने के लिए भारत फिलहाल डॉलर में पेमेंट करता है। सर, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी बात चल रही है रुपये में ट्रेड की, क्या मतलब है इस सब का? स्टेट बैंक ने बांग्लादेश को लेकर घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय। क्यूबा के साथ या सऊदी अरब के साथ ये लंबे समय की तैयारियां हैं। भारत रुपए में कुछ अपने द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसमें कई सारे पेंच हैं। दोनों देश के बैंकों के बीच समझौते होने हैं, अकाउंट्स खोले जाने हैं, दोनों देश डॉलर को अलग करके रुपए में भुगतान लेना चाहते हैं। उनकी आपसी मुद्राओं का समन्वय किस तरीके का है। हमने रुपए और रूबल ट्रेड की कोशिशें मार्च से शुरू होते देखी, पर हम आज सितंबर में है, पर रुपए और रूबल के बीच में कारोबार शुरू नहीं हो पाया उस तरह से। बांग्लादेश को लेकर स्टेट बैंक ने अपने सारे ग्राहकों को ये निर्देश जारी किया, खासतौर पर कारोबारी ग्राहकों को निर्देश जारी किया है कि वो अब डॉलर में बांग्लादेश के साथ ट्रेड का एक्सपोजर ना लें। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश से अगर किसी कारोबार का या किसी निर्यात का आयात का सौदा किया जाता है तो उसे रुपए और टका में, जो बांग्लादेश की मुद्रा है, उसमें किया जाए, डॉलर में नहीं। इसकी वजह सबसे बड़ी है कि बांग्लादेश के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है। स्टेट बैंक ये नहीं चाहता कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय निर्यातकों का पैसा फिर जाकर बांग्लादेश में फंस जाए डॉलर की कमी के लिए। बांग्लादेश ने करीब $4.5 बिलियन के आसपास की IMF की फंडिंग की मांग भी की है, जिसकी कोशिश वो IMF के साथ कर रहा है। वो $4.5 बिलियन की फंडिंग मिलेगी तो बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार इस स्थिति में आएगा कि वो कारोबार कर सके। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले शुक्रवार तक का आंकड़ा हमारे पास है $37 बिलियन पर घटकर आ गया था, जो एक साल पहले $48 बिलियन था। छोटी अर्थव्यवस्था है, विदेशी मुद्रा भंडार छोटा है, इसलिए भारत के कारोबारियों को अब ये SBI की सलाह है, क्योंकि SBI प्रमुख बैंकर है इस बांग्लादेश के साथ कारोबार का। उनकी सलाह है कि वो रुपए और टका में ही भुगतान करें, डॉलर की शॉर्टेजेस का ध्यान रखें। लोन रिकवरी को लेकर रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लोन रिकवरी एजेंट रिकवरी के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाते हैं, जबकि रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि लोन रिकवरी के लिए बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोरोना की वजह से बड़ी आर्थिक दिक्कतों से कई बैंकों और NBFC कंपनियों के लोन फंस गए हैं और उसकी रिकवरी के लिए बैंक कंपनियां मनमाने तरीके अपना रही हैं। सर, रिजर्व बैंक इतना विवश क्यों नजर आता है? ऐसा नहीं है आज कोई दिशा निर्देश आ रहे हैं, लंबे समय से दिशा निर्देश हैं, बार बार इन्हें बताया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद भी ये मामले कम क्यों नहीं होते? रिजर्व बैंक ने
अभी पिछले दिनों भी 2 हफ्ते पहले भी रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी किया था जिसमें फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से कहा था कि वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे रिकवरी की में लोन की रिकवरी की वसूली में। पर ये एक ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क पर रिजर्व बैंक की शायद कोई बहुत कला नहीं चलती। और दूसरी चीज़ है कि रिजर्व बैंक के नियम इस मामले में थोड़े ढीले भी हैं फाइनेंस कंपनियों को सख्ती करने के लिए। फाइनेंस कंपनियां रिकवरी एजेंट रखती हैं, रिजर्व बैंक उनको रिकवरी एजेंट अपॉइंट करने की छूट देता है। रिजर्व बैंक के नियमों के हिसाब से वो रिकवरी एजेंट अपॉइंट करने की छूट है, पर वो रिकवरी एजेंट की जिम्मेदारी फाइनेंस कंपनियां आमतौर पर नहीं लेती। और यही वो होल है या यही वो कानून का पेंच है जहां रिकवरी एजेंट की जिम्मेदारी चूंकि फाइनेंस कंपनी नहीं लेती और वो लोन वसूली के लिए उन सारे नियमों का तरीकों का इस्तेमाल करता है जो प्रतिबंधित हैं, और वहां रिजर्व बैंक कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। अभी हमने महिंद्रा फाइनेंस के मामले को हजारीबाग में देखा जो चर्चा का विषय था, उसमें कंपनी की तरफ से खेद भी आया, लेकिन ये प्रक्रिया धीमे धीमे कई जगह बढ़ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 के अपने एक आदेश में कहा था कि जो मेथड ऑफ रिकवरी है जो बैंक से अप्लाई करते हैं उसमें ताकत का किसी तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि ये पूरा का पूरा रिकवरी का जो नेटवर्क है इसे लेकर और इसमें कामकाज के तौर तरीकों को लेकर बैंकों ने जिस तरीके की प्रक्रिया या फाइनेंस कंपनियों ने जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई है और जैसे निजी रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट किए उन पर सीधा कोई नियंत्रण भारत के बैंकिंग रेगुलेटर्स का नहीं है। हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा फिर से उठ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है और राज्य के मुख्य सचिव को इस पर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा ऐसे समय पर हो रही है जब कई राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है। हम लगातार मनी सेंट्रल में डिस्कस करते हैं, जब भी कोई नया पेपर नई रिपोर्ट आती है हम आपको बताते हैं। राज्य खर्च चलाने के लिए भी बड़ा कर्ज उठा रहे हैं। ऐसे में राज्यों में पंजाब भी शामिल है जहां अभी पुरानी पेंशन की घोषणा की गई है या कह लीजिए उस पर काम किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। सर, ये राज्यों में आज 2 राज्यों में चुनाव, जैसा आपने कहा अगले साल फिर 2 राज्यों में चुनाव होंगे। जब भी राज्यों में चुनाव होते हैं पुरानी पेंशन का मुद्दा उठ जाता है और राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में होती हैं वो मुख्य तौर पर इसका चयन करती हैं कि हाँ हम तुरंत ओपीएस लागू कर देंगे। क्या स्थिति है राज्यों के बजट की वास्तविक? क्या ऐसी स्थिति में है कि ये राज्य लागू कर सकें? राज्य सरकारों ने इधर पिछले 2-3 अलग अलग राज्यों ने नीतिगत तौर पर फैसला किया कि पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ जाएंगे। अगर आप बजट के आंकड़ों की रोशनी में देखें तो रिजर्व राज्यों के जो ओवरऑल पेंशन पेमेंट्स हैं या जो राज्यों की जो पेंशन लायबिलिटी है वो 2022 तक 12 साल के पीरियड में 34% सालाना की दर से बढ़ी है। ये स्थिति तब है जबकि एनपीएस आ चुकी थी, उसके बाद की बढ़ोतरी है। अगर आप पेंशन का आउटगो देखें राज्य टोटल रेवेन्यू रिसीट्स में तो सारे स्टेट्स का कंबाइंड आउटगो 13.2% है और उनके अपने ओन टैक्स रेवेन्यू के रेशियो में करीब 30% है। हम इस पर पहले भी चर्चा करते रहे कि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर हैं राज्यों के जिनमें पेंशन और ब्याज दरों का भुगतान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हिस्सा कमिटेड एक्सपेंडिचर का लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। राज्य सरकारों का ने जैसे हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को तैयारी करते देखा, वहां से जो सूचनाएं रिजर्व बैंक के पास या केंद्र सरकार के पास आती हैं उसमें राज्य सरकारों का कहना है कि वो अपने फंड्स का अरेंजमेंट करेंगी और वो इस डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम को लेकर वापस आएंगी और कर्मचारियों को देंगी। राज्य सरकारें अपने खर्चों को संतुलित करेंगी, व्यवस्थित करेंगी और इस पेंशन स्कीम को लागू करेंगी। अब बहस सरकार के 2 हिस्सों में अंदर है जिसमें कि रिजर्व बैंक उस बहस का हिस्सा बनकर शामिल है कि क्या राज्य सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो पेंशन स्कीम्स को लागू कर सकें या वो अपने खर्चे काटकर अपनी व्यवस्थाएं बेहतर करके इस तरीके की पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं। दरअसल ये फैसला राज्य सरकार को लेना है क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय, तो राज्य सरकारें ये राजनीतिक रूप से इसे ही ये फैसला ले रही हैं। इसका असर उनके बजटों पर क्या पड़ेगा ये हमें अगले 3-4 साल बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जिन तर्कों के तहत नई पेंशन स्कीम लाई गई थी और पुरानी पेंशन स्कीम खत्म की गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण तर्क था कि राज्यों के राजकोषीय घाटे में इससे कमी आएगी, पर वैसा नहीं हुआ क्योंकि राज्यों के घाटे या राज्यों की वित्तीय स्थिति में पेंशन स्कीम बंद करने के बाद भी कोई बहुत बड़ा बदलाव हमने नहीं देखा। अगर उन्होंने उनकी वित्तीय घाटे
पेंशन स्कीम के कारण बढ़ रहे थे तो आज बिजली दरों में सब्सिडी देने के कारण बढ़ रहे हैं। तो अब ये एक किस्म की बहस है जिसमें कुछ राज्य सरकारें इसे अपनी सामाजिक दायित्व के तौर पर, सोशल वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मानती हैं, और एक हिस्सा ऐसा है जो इसे राजकोषीय रूप से असंतुलित और गलत मानता है कि पेंशन लायबिलिटीज़ भारत में जिस हद तक बढ़ चुकी हैं सरकारों की, छोटा सा कर्मचारियों का बेस है, उनकी भी पेंशन लायबिलिटी जिस हद तक बढ़ चुकी हैं, उन्हें उनके लिए डिफाइंड बेनिफिट वाली जो स्कीम, जो पुरानी ओपीएस है, डिफाइंड बेनिफिट का मतलब कि एक निर्धारित पेंशन आपके लिए पूरे जीवन भर नौकरी समाप्त होने के बाद मिले, वो बेनिफिट वाली स्कीम को बंद किया जाना चाहिए और मार्केट ओरिएंटेड जैसी कि एनपीएस नई पेंशन स्कीम है, इसे लागू किया जाना चाहिए। सर अगला सवाल मेरा कि अब राज्य जब मान लीजिए कि राजस्थान में हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई, झारखंड भी घोषणा कर रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल पहले से नहीं है, राज्य अब आधे दर्जन से ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जो ओपीएस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आपको लगता है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव होगा कि वो भी कोई रास्ता निकालें ओपीएस के लिए? दुविधा तो है, केंद्र सरकार पर सीधा दबाव ना हो, पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां विपक्षी दल अगर लगातार इसकी घोषणा करेंगे और उसे लागू करते रहेंगे तो अन्य राज्यों में जहां आने वाले चुनाव है वहां जो सत्तारूढ़ सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, उस पर यह दबाव होगा और केंद्र सरकार को इस संदर्भ में राज्यों के साथ बैठकर कोई निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो और कुछ राज्यों में नई पेंशन स्कीम लागू हो। जो आंकड़े हम देख रहे हैं कि जो नई पेंशन स्कीम में जो स्टेट गवर्नमेंट के सब्सक्राइबर्स हैं वो अब करीब 60 लाख से ऊपर निकल चुके हैं। इससे पहले भी जैसे तमिलनाडु में ऑप्शनल है, वेस्ट बंगाल ने अभी लागू नहीं की है, लेकिन अब ये पूरा का पूरा पेंशन का मामला राजनीतिक रूप से बेहद जटिल मुद्दे में फंस चुका है। रिजर्व बैंक अपनी तरफ से अपनी पिछली रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी भी दे चुका है कि राज्य सरकारों के बजट गहरे दबाव में है और उन्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए। रास्ते दो हैं। रास्ता एक ये है कि केंद्र सरकार अपनी नई पेंशन स्कीम का ढांचा कुछ इस तरह से बदले जिसे वो पुरानी पेंशन स्कीम के से जुड़े हुए कुछ हित लाभों को, कुछ बेनिफिट्स को उसमें इंक्लूड किया जा सके, कुछ डिफाइंड बेनिफिट्स के साथ वो स्कीम लाई जा सके, या फिर केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ बैठें और अपने बहुत सारे तमाम खर्चे सीमित करके एक बड़ा पेंशन फंड बनाकर लेकर आए। क्योंकि चुनौती केवल पेंशन की सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। भारत में पेंशन की सारी चर्चाएं ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के आसपास रहती हैं। भारत की अधिकांश आबादी के पास किसी तरीके की कोई पेंशन सुरक्षा नहीं है। अभी तो हमने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन पर कोई बहस या चर्चा ही नहीं शुरू की। अभी ईपीएफओ उस पर बात कर रहा है। तो पेंशन रिफॉर्म्स का एक चरण जब भी हुआ भारत में, तब भी पहला चरण पेंशन रिफॉर्म्स का शुभम सिर्फ इस पे था कि सरकार से पेंशन का बोझ कैसे कम किया जाए। भारत के पेंशन रिफॉर्म्स पर बड़ी चर्चा चाहिए, बड़ा रिफॉर्म चाहिए, और से रिफॉर्म्स में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं और बाकी भी लोग शामिल हैं जिन्हें पेंशन की जरूरत है। तो ये हाई टाइम है। राजनीतिक तौर पर ये दो मोर्चों में, दो हिस्सों में बढ़ चुकी है पेंशन की प्रणाली। इस समय केंद्र सरकार को एक समेकित नीति लानी चाहिए। भारत में एक बड़ा पेंशन फंड बनाया जा सकता है इसके लिए, जिससे कि हम ज़्यादातर लोगों को पेंशन के दायरे में रख सकें। गोल्ड के भाव में 29 महीने के निचले स्तर पर ट्रेडिंग हो रही है। हल्की रिकवरी हालांकि निचले स्तर से जरूर आई, लेकिन भाव अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं तेज है। शुक्रवार को विदेशी बाजार में गोल्ड के भाव प्रति औंस $1661 तक फिसल गए, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे कम भाव था। फिलहाल विदेशी बाजार में सोना $1675 के करीब कारोबार कर रहा है। घरेलू बाजार में भी इसका असर दिखा। एमसीएक्स पर सोने के भाव एक समय तो 49,000 से नीचे चले गए थे, फिलहाल अभी 49,000 से थोड़ा सा ऊपर है। अमेरिकी डॉलर में तेजी की वजह से गोल्ड के भाव पर दबाव बना हुआ है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स अभी करीब 110 के करीब है। सर, आज फेड की बैठक है, आपको कितनी संभावना लगती है बढ़ोतरी की? पहला सवाल। और इसके बाद क्या सोने में गिरावट का एक नया दौर, एक नया वो शुरू हो जाएगा? दो बड़ी संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। फेड की बैठक है, कल हम इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आज जब ये शो देख रहे होंगे आप, तो फेड की बैठक शुरू हो चुकी होगी अमेरिका में, और भारतीय समय के अनुसार रात में इसका फैसला आएगा। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड की जो बॉन्ड यील्ड है वो 2011 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से महंगाई तेज़ी से बढ़ी है अमेरिका में, और फेडरल रिजर्व की पिछली कोशिशें असर नहीं कर रही हैं, राजनीतिक रूप से बड़ा दबाव है। फेडरल रिजर्व चौंकाने वाली 75 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी कर सकता है। शुभम, 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी तो मानी जा रही कि होगी, बट 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी की बात की चर्चाएं भी बाजार में हमें दिखाई दे रही। और 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अमेरिका में ब्याज दरों में एक मुश्त बाजारों को हिलाने के लिए काफ़ी है। अभी तक हाल फिलहाल के पिछले 1-2 दशक में हमने इतनी तेज बढ़ोतरी एक मुश्त कभी ब्याज दरों में नहीं देखी। इसलिए हमारे पास ऐसा कोई बाजारों का रिकॉर्ड नहीं है जिसके आधार पर हमें समझ सकें कि बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे।
तो आज की दृष्टि से, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये फैसला जो आज होने वाला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके साथ दुनिया के अन्य देशों में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। कल हमने विश्व बैंक की खबर के संदर्भ में आपको बताया था, जिसे हम याद दिला दें, कि विश्व बैंक ने कहा है कि 50 सालों में पहली बार इतने सिंक्रोनाइज ढंग से पूरी दुनिया के बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, एक के बाद एक बैंक बढ़ा रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। दूसरी चीज़ सोने की, डॉलर इंडेक्स ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना मात्र से 110 के ऊपर पहुंच चुका है। अगर 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तो 110 से 0.5 111 के आसपास की बढ़ोतरी के लेवल मिलने लगे। लोग मान रहे हैं कि इसके बाद डॉलर में और मजबूती आएगी। डॉलर की और ज़्यादा मजबूती सोने के लिए अच्छी खबर नहीं है, और इसलिए सोने में गिरावट का दबाव, या सोने में जिसको हम बेयर प्रेशर कहें, वो बना हुआ है। इसके साथ दुनिया की और बहुत सारी मुद्राएं भी, और मुद्राओं के डीलर या कारोबारी या उनके केंद्रीय बैंक बिल्कुल टकटकी लगाकर फेडरल रिजर्व के फैसले की तरफ आज देख रहे हैं कि जेरोम पावेल कितनी रेट की इंक्रीज की बढ़ोतरी डिलीवर करते हैं। उसके बाद दुनिया की मुद्राओं में काफ़ी उथल पुथल हमें दिखाई देगी। तो ये आज की दृष्टि से सबसे बड़ा फैसला है, और इसका असर हमें भारत के रिजर्व बैंक के फैसले पर भी दिखाई देगा, जिसे आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक और निर्णय लेना है। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर अमेरिका से कुछ उम्मीद जगी है। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर एक फ्रेमवर्क जारी किया गया। इस साल मार्च में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल एजेंसियों से क्रिप्टो करेंसी के खतरों पर और इसके फायदों पर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। उसी आदेश के बाद अब ये फ्रेमवर्क जारी हुआ है, और भविष्य में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि भारत में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को खतरा बताया है। सर, ये जो फ्रेमवर्क आया है अमेरिका में, इसमें क्या क्या है? पहली बार अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से एक फ्रेमवर्क लाया गया, जिसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा प्राइवेट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितने भी ट्रेड हैं उनको रेगुलेट करने का है, और दूसरा हिस्सा इसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने का है, यानी डॉलर को डिजिटल करेंसी में बदलने का। और दोनों बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा क्रिप्टो करेंसीज या इस तरीके की करेंसी से को लेकर है, इसमें अधिकांश चीज, इस फ्रेमवर्क में जो अधिकांश बिंदु हैं वो इस पर केंद्रित हैं कि पूरा का पूरा अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें कि कमोडिटी कंट्रोल रेगुलेटर और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, ये दोनों मिलकर दुनिया में या अमेरिका में जो ब्लॉकचेन रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी ट्रांसपेरेंसी सुरक्षित करेंगे। इनमें क्राइम की संभावनाओं को पूरी तरह ख़त्म करेंगे। जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, जिसको डिफाई कहते हैं, इसके लिए नए नियम तय करेंगे, और ये निर्धारित करेंगे कि ये देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए किसी तरीके का रिस्क ना बने। ये इसका एक हिस्सा है। इसमें कई सारे नियम हैं। इसके कानून जब बनकर आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कानून के तहत अमेरिका के वित्त मंत्रालय यानी यूएस ट्रेजरी से और एक्सचेंजेस के डेटा को एनालाइज करने का अधिकार दिया गया है। और ये कहा गया है कि इस डेटा को जो भी कारोबारों का डेटा है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस का, उन्हें देखकर साइबर और सिक्योरिटी के थ्रेट की एनालिसिस की जाए। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने पहली बार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ने का संकेत दिया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डॉलर का डिजिटल स्वरूप या डिजिटल रूपांतरण पूरी दुनिया गौर से देख रही है, क्योंकि अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के प्रयोग जो भी हमने देखे हैं वो युआन के तौर पर एक दो देशों में देखें। अगर अमेरिकी डॉलर का कोई आर्किटेक्चर डिजिटल करेंसी का सामने आता है तो उसका असर पूरी दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश, भारत भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अमेरिका से क्रिप्टो करेंसी या इस तरीके की करेंसीज को लेकर कोई कानून आता है तो वो भी दुनिया के अन्य देशों के लिए मॉडल बनेगा। फिलहाल भारत में कानून संसद के दरवाजे तक पहुंचकर, कानून का मसौदा संसद के दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौट गया है, और सरकार का कहना है कि वो भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के कानून पर फिर से काम कर रही है, और इसका प्रस्ताव या इसका विधेयक संसद में जल्दी पेश किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। चलते चलते आपको एक खास शो के बारे में बताता हूँ। आज का जो शो मैं आपको बता रहा हूँ वो है जागते रहो का एक शो। जागते रहो के इस शो में बात हो रही है डिजिटल गोल्ड पर। क्या आप जानते हैं कि भारत में डिजिटल गोल्ड के इतने सारे जो विज्ञापन हो रहे हैं, तमाम मोबाइल वॉलेट, तमाम लोग आपको 1 रुपये में सोना खरीदने की सलाह देते हैं, इनका कोई नियामक नहीं है। जी हाँ, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो कोई रेगुलेटर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है।
आप सोचिए कि एक तरफ आपसे कहा जाता है खरीदिए और दूसरी तरफ नियामक नहीं है। डिजिटल गोल्ड के और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कौन इनका नियामक है, कौन नहीं नियामक है, डिजिटल गोल्ड खरीदें तो कौन सा खरीदें, कौन सा ना खरीदें, ऐसी बहुत सारी बातें जागते रहो के इस शो में हैं। शो का हेडलाइन है ये सोना सोच समझ कर ही लेना। कौन से सोने की बात हो रही है, क्या सब कुछ हो रहा है, आप जानिए मोबाइल ऐप पर मनी9 के। अब तक डाउनलोड नहीं किया तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और जागते रहो का ये शो ज़रूर देखिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। का तमाम ये संभोग